हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण देखेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि अणुसंख्यता या आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि क्या होती है और इन दोनों में क्या अंतर होता है। आज हम शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया देखेंगे और इसी के साथ देखेंगे कि इनका समाकलित समीकरण किस प्रकार से निकाला जाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि हम एक अभिक्रिया मान लेते हैं कि माना ए अभिकारक से हमें उत्पाद प्राप्त हो रहा है। अगर हम माने कि टी समय पर, जब टी बराबर ज़ीरो है, टी बराबर ज़ीरो समय पर, टी बराबर ज़ीरो समय पर यहाँ पर ए की सांद्रता अगर ए है तो उत्पाद जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि ज़ीरो समय पर जब अभिक्रिया शुरू भी नहीं हुई है तब यहाँ पर ए की सांद्रता है ए और उत्पाद यहाँ पर होगा शून्य। लेकिन टी समय पर यानी टी इज इक्वल्स टू टी समय पर यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर उत्पाद बन जाएगा x और यहाँ पर ये जो अभिकारक बचेगा वो बचेगा a माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स और ये हो जाएगा उत्पाद x। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक निकालेंगे हमने, जैसे कि वेग व्यंजक देखे थे वेग नियम के आधार पर। तो ये हो जाएगा वेग नियम से R इज इक्वल्स टू के सांद्रता पर निर्भर करेगा। चूंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो। इसको हम लगा देंगे समीकरण नंबर 1। फिर हम देखेंगे दूसरे नियम से, बल गतिकी के नियम से। बल गतिकी के नियम अनुसार, बल गतिकी के नियमानुसार, बल गतिकी के नियमानुसार हो जाएगा R इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। ताक्षणिक वेग के लिए जैसे हमने देखा था डी एक्स अपॉन डी टी। इसको हम लगा देंगे समीकरण नंबर 2। क्योंकि ये भी R को व्यक्त कर रहा है, ये भी R को व्यक्त कर रहा है, तो इन दोनों समीकरण को हम मिला देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा, एक को यहाँ पर हमने लिख दिया, दोनों के मान बराबर हैं तो इनको आमने सामने लिख सकते हैं हम, इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। अब अगर इसको समाकलित किया जाता है तो इस समीकरण को समाकलित करने पर, समाकलन करने पर क्या होगा, समाकलन करने पर यहाँ पर चूँकि ये ज़ीरो है तो इसका मान केवल यही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा समाकलित करने पर समाकलन के इज इक्वल्स टू समाकलन डी एक्स अपॉन डी टी। जब समाकलन किया जाता है तो ये वाली वैल्यू हट जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा k इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी। जब समाकलन हटाया जाता है तो d के साथ साथ ये भी हट जाता है, तो और उसके साथ d के साथ साथ ये भी हट जाता है और उसके साथ इसके आगे जुड़ जाता है प्लस c। और प्लस c कब हटेगा, प्लस c जब हटेगा जब t इज इक्वल्स टू ज़ीरो समय होगा, तो प्लस c यहाँ से हट जाता है। किस तरह से हटेगा, जब समय t इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो तो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर समाकलन जब हटा तो यहाँ पर c आ गया है, तो x इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया है, तो यहाँ पर c इज इक्वल्स टू भी हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि k इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू है ज़ीरो अपॉन ज़ीरो प्लस c। चूँकि k यहाँ पर तो k आ जाएगा यहाँ पर, यदि हम देखें तो ये हो जाएगा c इज इक्वल्स टू ज़ीरो। किस तरह से होगा, अगर ये अपॉन में x और t ये दोनों अगर ज़ीरो आते हैं तो ये c भी यहाँ पर
ज़ीरो हो जाएगा, तो c इज इक्वल्स टू हो जाएगा ज़ीरो। तो c इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि इसको यहाँ से हटा सकते हैं, तो k इज इक्वल्स टू हो जाएगा x अपॉन t। ये है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण। यहाँ पर k जो है, यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू क्या क्या है इसको हम देखेंगे। यहाँ k इज इक्वल्स टू है वेग नियतांक, और x इज इक्वल्स टू है सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ है वो सांद्रता में परिवर्तन, और t है यहाँ पर समय। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक किस प्रकार से निकाला है, वेग नियम को किस प्रकार से ज्ञात किया है। तो k इज इक्वल्स टू x अपॉन t, ये होगा। अब हम देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक किस प्रकार से निकालेंगे, समाकलित समीकरण किस प्रकार से निकालेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें यदि अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे हम कहते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया मतलब एक अभिकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम इसका समाकलित समीकरण देखेंगे। तो वही वाला जैसे हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए देखे थे, माना A एक अभिकारक है जो उत्पाद प्रदान करता है, उत्पाद बनाता है। तो t इज इक्वल्स टू ज़ीरो समय पर इसकी सांद्रता है A, तो इसकी सांद्रता हो जाएगी ज़ीरो के जब अभिक्रिया शुरू भी नहीं हुई। लेकिन t इज इक्वल्स टू t समय पर ये हो जाएगा a माइनस एक्स और ये हो जाएगा x। t समय के बाद में इतना उत्पाद बन जाता है और यहाँ पर अभिकारक कितना बचता है, a माइनस एक्स बचता है। तो यहाँ पर भी हम वेग नियम और बल गतिकी के नियम अनुसार दोनों लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वेग नियम अनुसार हो जाएगा r इज इक्वल्स टू के a टू द पावर 1, क्योंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया थी तो यहाँ पर हमने ज़ीरो लगाया था। अब यहाँ पर इसकी सांद्रता का प्रभाव वेग पर पड़ता है, इसका मतलब इसकी सांद्रता t समय के बाद कितनी है, t समय के बाद यहाँ पर इसकी सांद्रता है a माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पर r इज इक्वल्स टू हो जाएगा के a माइनस एक्स। इसको लगा दिया मैंने समीकरण नंबर 1। आगे हम देखते हैं बल गतिकी के नियमानुसार। तो बल गतिकी के नियमानुसार क्या हो जाएगा, बल गतिकी के नियमानुसार r इज इक्वल्स टू, जैसा कि हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए देखा था, r इज इक्वल्स टू हो जाएगा dx अपॉन dt। इसको लगा देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 भी प्रदर्शित कर रहा है अभिक्रिया के वेग को और समीकरण 2 भी प्रदर्शित कर रहा है अभिक्रिया के वेग को। ये है वेग नियम के अनुसार। वेग नियम किसके अनुसार आता है, वेग नियम आता है प्रैक्टिकल पर आधारित होता है वेग नियम, और बल गतिकी के अनुसार ये है। तो इन दोनों ही समीकरण के समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 व 2 से समीकरण जब इन दोनों को आमने सामने लिख देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा के a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt। यहाँ तक होगा। अब इस समीकरण को समाकलित करने पर, यानी समाकलन करने पर, तो समाकलन करने पर क्या होगा, इसका समाकलन करने पर तो यहाँ पर भी समाकलन होगा, यानी कि ये हो जाएगा, इसको एक बार हम चेंज कर देते हैं। हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, x वाली वैल्यू को एक तरफ और dt वाली, क्योंकि ऊपर भी x है और इस तरफ भी x है, तो हम इसको नीचे ला सकते हैं। या फिर हम इस समीकरण से ये समीकरण भी बना सकते हैं
के डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, इस तरह से बना सकते हैं। अब ये जो समीकरण निकला है इसका हमें करना है समाकलन। तो समाकलन करने पर इस समीकरण का ये रूप हो जाएगा, समाकलन के डी टी इज इक्वल्स टू समाकलन डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, इस तरह से होगा। अब हम यदि समाकलन के साइन को हटा देते हैं तो यहाँ से समाकलन का साइन हटाने पर d यहाँ से हट जाएगा और ये समाकलन का साइन हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस c, तो यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ से समाकलन यदि हम हटाएंगे, ये वाला समाकलन यदि हम हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर हो जाएगा log e बेस, ये पूरा dx हट जाएगा, समाकलन हट जाएगा, ये पूरी वैल्यू हट जाएगी जहाँ पर dx आता है और आता है समाकलन, यानी समाकलन dx इज इक्वल्स टू होता है log e बेस। ये याद रखिएगा, समाकलन dx की वैल्यू होती है log e बेस। अब कुछ वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। log e बेस जो है वो बराबर होता है 2.303। 10 बेस में अगर इसको चेंज करना होता है तो log e बेस इज इक्वल्स टू 2.303 log 10 बेस, ऐसे कर सकते हैं। और तो हम इसको अगर आगे देखें तो यहाँ पर हो जाएगा, समाकलन करने पर ये d और ये हटने पर आता है, ये और d हटने पर आता है एक कांस्टेंट, और ये समाकलन साइन और dx समाकलन साइन d और x हटने पर यहाँ पर या तो log e बेस आएगा। आपको पता होना चाहिए log e बेस को हम ln के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये और ये साइन हटेगा, यानी कि यहाँ बचेगा के टी प्लस सी, ये और ये साइन हट गया और यहाँ पर आ गया है प्लस सी। यहाँ पर ये वाला साइन और डी एक्स ये दोनों ही हट जाएंगे, समाकलन साइन और ये दोनों ही हट जाएंगे, और यहाँ पर बच जाएगा log e बेस 1 अपॉन a माइनस एक्स। अगर मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ a माइनस एक्स को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा के टी प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस log e बेस a माइनस एक्स। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है क्योंकि a माइनस एक्स को यहाँ पर मैंने ऊपर ले लिया। अब इन दोनों समीकरण की मैं जगह चेंज कर लेती हूँ तो क्या होगा, माइनस log e बेस a माइनस एक्स, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं, इन दोनों की मैंने केवल जगह चेंज करी है, इसको यहाँ पर लिया है, इसको यहाँ पर लिया है, तो ये हो गया के टी प्लस सी। यहाँ तक समीकरण बना है, इसको मैं लगा देती हूँ समीकरण नंबर 3। अब यदि माने कि प्रारंभिक समय में जब t इज इक्वल्स टू 0 है, यानी प्रारंभिक समय में जब t इज इक्वल्स टू है 0, जब t इज इक्वल्स टू 0 होगा तो बने हुए उत्पाद की वैल्यू भी 0 होगी, यानी कि x इज इक्वल्स टू भी 0 होगा। ये दोनों ही वैल्यू 0 हैं, तो इन दोनों वैल्यू को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में यदि इस वैल्यू को रखा जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस log e बेस a माइनस 0 इज इक्वल्स टू k इंटू 0 प्लस c, ये होगा। या फिर यहाँ पर हो जाएगा, चूँकि ये है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस log e बेस a इज इक्वल्स टू, चूँकि ये हो चुका है 0 तो ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा c। इस c का मान हमें समीकरण नंबर 3 में रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा c का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर c का मान क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये है समीकरण नंबर 3। इसमें यदि मान रखेंगे c का मान है माइनस log e बेस a, तो यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस
log e base a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी माइनस log e बेस a, ये होगा। अब चूंकि ये दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं तो इसको हम यहाँ पर ले आएंगे, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, चूंकि इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log e बेस a माइनस, अब ये वाली वैल्यू log e बेस a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी। अब हमें पता है चूँकि log e बेस x माइनस log e बेस y, ये हम जानते हैं चूँकि log e बेस x माइनस log e बेस y इज इक्वल्स टू होता है log x अपॉन y, ये हमें पता है, हम जानते हैं log वैल्यू इस तरह से ये चेंज कर सकते हैं हम इसमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूँकि ये भी इसी के जैसा है, log x माइनस log y के जैसा ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा log e बेस a अपॉन a माइनस x इज इक्वल्स टू के टी। अब लास्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, लास्ट इक्वेशन था log e बेस a अपॉन a माइनस x इज इक्वल्स टू के टी। अब इस t को यदि हम इधर ले आते हैं तो t को इधर लाएंगे तो अपॉन में आएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन टी log e बेस a अपॉन a माइनस x, ये होगा इज इक्वल्स टू हो जाएगा k। अब e बेस को हम चेंज कर देते हैं ये log 10 बेस में, तो यहाँ पर हो जाएगा log e बेस इज इक्वल्स टू, हमें पता है 2.303 log 10 बेस होता है, यानी कि हमें यदि log e बेस को चेंज करना है log 10 बेस से 10 बेस में, तो हमें इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन टी की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा k इज इक्वल्स टू, log e बेस को चेंज करना है log 10 बेस में, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2.303 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.303 अपॉन टी log e बेस a अपॉन a माइनस x इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पर k की वैल्यू आ गई है, ये यहाँ पर इसका व्यंजक हमें मिल गया है। ये है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियम। यहाँ पर k इज इक्वल्स टू, जहाँ पर k इज इक्वल्स टू है वेग स्थिरांक, वेग नियतांक जिसको हम कहते हैं, वेग स्थिरांक। t यहाँ पर है समय, a यहाँ पर है प्रारंभिक सांद्रता, a यहाँ पर है प्रारंभिक सांद्रता, t इज इक्वल्स टू 0 समय पर जो सांद्रता होती है वो, और a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू है अंतिम सांद्रता जिसको हम t समय बाद नापते हैं, अंतिम सांद्रता। इसका मतलब क्या हो गया, ये समीकरण ऊपर आएगा प्रारंभिक सांद्रता और नीचे आएगा अंतिम सांद्रता। तो ये समीकरण जो है यह प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक को दर्शाता है। अब हम इनके अर्ध आयु काल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम अर्ध आयु काल देखेंगे प्रथम कोटि का, फिर हम देखेंगे शून्य कोटि का। अर्ध आयु काल का मतलब क्या होता है, अर्ध आयु काल का मतलब है कि अभिक्रिया में अभिकारक के आधे भाग को उत्पाद में परिवर्तित होने में लगने वाला समय जो होता है वो अर्ध आयु काल कहलाता है। यानी कि आधे समय में, आधे टाइम में अभिक्रिया कितने उत्पाद में चेंज हुई है, यानी कि आधा उत्पाद चेंज होने में अभिक्रिया को आधे उत्पाद में चेंज होने में कितना समय लग रहा है उसको, उसे हम कहते हैं उसका अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल को टी हाफ से डिनोट किया जाता है। टी हाफ, टी ऊपर लिखा जाता है और हाफ नीचे लिखा जाता है, इसे कहते हैं टी हाफ। टी हाफ से डिनोट किया जाता है। तो अभिक्रिया में अभिकारक के आधे भाग को उत्पाद में परिवर्तित होने में लगने वाला समय इस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहलाता है।
तो पहले हम देखते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल किस तरह से निकालेंगे। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T इज इक्वल्स टू मैंने बताया T इज इक्वल्स टू होगा T हाफ, और X इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, X इज इक्वल्स टू हो जाएगा A अपॉन 2, और A अपॉन 2 होगा, X इज इक्वल्स टू A अपॉन 2। ये किस तरह से हुआ है, A अपॉन 2 किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि जब अभिक्रिया आधी पूर्ण हो चुकी है। अब हमें पता है कि अभिक्रिया जो है इसमें अभिक्रिया में आता है A माइनस एक्स, तो यहाँ पर Ax जो है वो है A अपॉन 2, तो ये है A अपॉन 2, यहाँ पर हो जाएगा A अपॉन 2। इसका मतलब यहाँ पर A माइनस एक्स का A माइनस एक्स जो है वो बराबर है A अपॉन 2 के, जब अर्ध आयु आदि अभिक्रिया पूर्ण होती हैं तो यहाँ पर हमें पता है प्रथम कोटि के लिए समाकलित समीकरण है K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T को हम लिख देंगे T log 10 बेस A अपॉन A माइनस एक्स, ये है इसका समाकलित समीकरण। इसको अर्ध आयु काल के लिए यदि लिखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T हाफ log 10 बेस A अपॉन 2, A से A कट जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T हाफ log 10 बेस 2। log 10 बेस 2 की वैल्यू होती है log 10 बेस 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ये होती है log 10 बेस 2 की वैल्यू। इसका मान हम यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा K इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू log 10 बेस 2 की वैल्यू है 0.3010 अपॉन T हाफ। तो यहाँ पर आ जाएगा T हाफ की वैल्यू यदि हम लिखें तो T हाफ की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 0.693 अपॉन K। ये है प्रथम कोटि समीकरण के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल ज्ञात करने की समीकरण। इसको हम समीकरण नंबर लगा देंगे। इसमें T हाफ जो है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए यदि हम देखें तो यहाँ पर ये स्थिरांक वैल्यू है, ये भी एक स्थिरांक वैल्यू है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T हाफ जो है वो स्थिरांक होता है, अर्थात इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का मान अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, वह एक स्थिरांक वैल्यू होती है, स्थिर वैल्यू होती है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई अभिक्रिया चल रही है, अगर वो एक मान लेते हैं इसकी सांद्रता 100 है, कोई अभिक्रिया जब स्टार्ट हुई है T इज इक्वल्स टू 0 समय पर, T इज इक्वल्स टू 0 समय पर ये अभिक्रिया 100 इसकी सांद्रता है, और T इज इक्वल्स टू हाफ यदि हम मान लें 10 मिनट है, यानी कि 10 मिनट पर यह अभिक्रिया 50 हो जाती है। ये इसका अर्ध आयु काल है, आधे टाइम में ये 50 हो जाती है, तो अगले आधे टाइम में ये 25 हो जाएगी, यानी कि अगले 10 मिनट में ये 25 हो जाएगी। और अगले 10 मिनट में यदि हम देखें तो ये हो जाएगी 14 पॉइंट समथिंग, और अगले 10 मिनट में देखेंगे तो इसकी भी आधी होगी, अगले 10 मिनट में देखेंगे इसकी भी आधी होगी, यानी कि अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है, ये अभिक्रिया निर्भर कर रही है, ये स्थिरांक वैल्यू है, यानी कि जितनी वैल्यू पहले 10 मिनट में कम हुई है उसके आधी आगे कम होगी, उसके आधी आगे कम होगी, और इस तरह से रिएक्शन चलती रहेगी जब तक कि मॉलिक्यूल पूरे नहीं अभिक्रिया में भाग ले लेते, तब तक अभिक्रिया चलती रहेगी। तो इस तरह से प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है उसके लिए T हाफ की वैल्यू स्थिरांक होती है, अर्थात इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का मान अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, यह एक स्थिरांक वैल्यू होती है। अब हम देखते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का मान क्या होगा। क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें पता है वेग व्यंजक है K इज इक्वल्स टू X अपॉन T।
और k इज इक्वल्स टू का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये x इज इक्वल्स टू दर्शा रहा है यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता को। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर k इज इक्वल्स टू प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता अपॉन t। प्रारंभिक सांद्रता को हम मान लेते हैं A0 से, इसको डिनोट कर लेते हैं A0 से, माइनस अंतिम सांद्रता को हम A से नोट कर लेते हैं, अपॉन हो जाएगा 2। अब यदि t इज इक्वल्स टू क्या हो जाए? t इज इक्वल्स टू हो जाए t हाफ। t इज इक्वल्स टू यहाँ पर होगा t, ये t है ना, यहाँ पर हो जाएगा t। तो यदि t इज इक्वल्स टू हो जाए t हाफ, यदि t इज इक्वल्स टू हो जाए t हाफ, तो यहाँ पर जो a है यानी अंतिम सांद्रता बराबर होगा प्रारंभिक सांद्रता अपॉन 2, यानी कि जब आधी अभिक्रिया पूर्ण हो गई है तब। जब आधी अभिक्रिया पूर्ण हो गई है तो इस a का मान हमने यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर यदि इस a का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा k इज इक्वल्स टू a शून्य a प्रारंभिक सांद्रता माइनस जो अंतिम सांद्रता वो है अभिक्रिया की आधी अपॉन t हाफ। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी? यहाँ पर चूँकि A0 माइनस A0 अपॉन 2 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगा? यही वैल्यू आएगा A0 अपॉन 2। तो यहाँ पर हो जाएगा k इज इक्वल्स टू A0, ये दर्शा रहा है प्रारंभिक सांद्रता को, अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू t हाफ। चूँकि हमें पता है A0 किसको दर्शा रहा है? A0 दर्शा रहा है a को, स्मॉल a को, जो कि है प्रारंभिक सांद्रता। तो यहाँ पर हम प्रारंभिक सांद्रता भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू a अपॉन 2t हाफ, ये हो जाएगा। ये है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, ये है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो यहाँ पर t हाफ को यदि हम आगे ले लेंगे तो t हाफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा t हाफ इज इक्वल्स टू a अपॉन 2k। इसका मतलब क्या है? जैसा कि हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए देखा था, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए t हाफ इज इक्वल्स टू आया था 0.693 अपॉन के। यहाँ पर t हाफ जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए t हाफ है वो स्थिरांक के बराबर होता है, यानी t हाफ की वैल्यू अर्धायुकाल जो होता है वो स्थिरांक के बराबर होता है। लेकिन शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए t हाफ की वैल्यू सांद्रता के समानुपाती होती है। किसकी सांद्रता की? प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती हैं। यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है, जबकि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल एक स्थिरांक वैल्यू होती है, ठीक है, जो कि सांद्रता पर निर्भर नहीं करती हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए सांद्रता पर निर्भर करती हैं और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वह सांद्रता पर निर्भर नहीं करती हैं। तो आपको प्रथम कोटि और शून्य कोटि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रथम कोटि जिसमें अभिक्रिया जो है वो अभिकारक की सांद्रता, एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, और शून्य कोटि जिसमें अभिक्रिया का वेग जो है वो किसी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो इस तरह से हमने दोनों अभिक्रियाओं की दोनों जो कोटि हैं, शून्य कोटि और प्रथम कोटि, उनके लिए समाकलित समीकरण ज्ञात कर लिए हैं। इनके लिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताऊंगी। इनके किस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे। तब तक के लिए मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।